दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मलयालम सिनेमा की बेहतरीन फिल्म लूसीफर टू एम्पुरान 27 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। लेकिन इस फिल्म के रिलीज से पहले अगर आपने लूसीफर पार्ट 1 की स्टोरी को नहीं जाना है तो आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि मलयालम सिनेमा की जो फिल्में होती हैं उनमें स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड लेवल की होती है। स्टोरी न जानने के चक्कर में अगर आपने लूसीफर टू एम्पुरान को मिस कर दिया तो आप एक मास्टरपीस फिल्म को मिस कर जाएंगे, जो कि हर रोज नहीं आती बल्कि सदियों में एक बार ऐसी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती है। और बाद में जब ये फिल्म OTT पर आएगी तो फिर आप पछताएंगे कि ऐसी फिल्म हमने सिनेमाघरों में क्यों नहीं देखी। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम लूसीफर पार्ट 1 की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि जिन लोगों ने इस फिल्म का पहला पार्ट नहीं देखा उनको पूरी की पूरी कहानी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो इत्मीनान से बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ लूसीफर पार्ट 2 एम्पुरान की कहानी के बारे में भी जिक्र करने वाले हैं कि पार्ट 2 के अंदर हमें क्या ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो बिना वक्त ज़ाया किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है केरला के एक पॉलिटिकल लीडर PK रामदास की मौत से। जो एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर था, उसकी मौत के बाद पॉलिटिक्स में भूकंप आ गया था, क्योंकि हर कोई बस राजनीति की उस गद्दी को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। PK रामदास एक जनता का लीडर था जो कि समाज में अच्छाइयों के लिए काम किया करता था। कहानी में गोवर्धन नाम का एक लड़का जो अपने आप को ट्रुथ सीकर कहता है, वो फेसबुक लाइव स्ट्रीम में कहता है PK रामदास अपने आखिरी दिनों में बस एक कठपुतली बनकर रह गया था। और PK रामदास को रिप्लेस करने वाले कैंडिडेट्स का नाम बताता है। सबसे पहली प्रियदर्शिनी रामदास, जो कि PK रामदास की बेटी थी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर थी। दूसरा CM की कुर्सी के लिए दावेदार था विमल उर्फ बॉबी नायर, प्रियदर्शिनी रामदास का सेकंड हस्बैंड। दूसरा CM की कुर्सी के लिए दावेदार था जतिन रामदास, जो कि PK रामदास का छोटा बेटा था। चौथा दावेदार वर्मा, जो कि पार्टी के बीच में लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था और सबसे शातिर दिमाग था। पांचवा स्टीफन थॉमस, जो कि निडमपल्ली का MLA था। स्टीफन थॉमस पिछले 6 साल में ही राजनीति में उभर कर आया था और गोवर्धन उसे द मोस्ट डेंजरस मैन कहता है, उसे लूसीफर के नाम से संबोधित करता है। कौन है ये लूसीफर? हिंदुओं के लिए महिरावण है, इस्लाम में उसे इब्लिस कहते हैं, ईसाइयों में उसका एक ही नाम है लूसीफर। कहानी में आगे पता चलता है कि विमल नायर ड्रग बेचने की परमिशन लेने के लिए PK रामदास की हत्या करता है, प्रियदर्शिनी के पहले हस्बैंड की हत्या करता है और फिर उससे शादी करके पूरी गवर्नमेंट को अपने हाथों में ले लेता है। CM नहीं बनना था, इसलिए वो CM का कैंडिडेट PK रामदास के बेटे जतिन रामदास को बनाता है। और विमल नायर IUF पार्टी की फंडिंग के लिए ड्रग सिंडिकेट से पैसा लेता है। इसी कारण से स्टीफन थॉमस विमल नायर के खिलाफ हो जाता है। लेकिन विमल नायर तो बिजनेसमैन था, इसलिए उसने स्टीफन थॉमस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भेज दिया था। फिर स्टीफन थॉमस की कहानी दिखाई जाती है कि एक दिन PK रामदास अपने घर में एक बच्चे को लेकर आते हैं और जिसे अपनी औलाद की तरह पालते हैं, उतना ही प्यार देते हैं, जिससे कि PK रामदास की बेटी स्टीफन से नफरत करना शुरू कर देती है। जेल में स्टीफन को किसी का कॉल आता है और स्टीफन बातचीत करता है और जहां से जतिन रामदास का पैसा आ रहा था पार्टी की फंडिंग के लिए, वो सारा का सारा पैसा रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। सीधे कंटेनर्स के साथ में पैसे को बर्बाद कर दिया जाता है, ब्लास्ट कर दिया जाता है। और विमल नायर के पास कॉल आती है कि स्टीफन को जेल से रिहा करवाया जाए और उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं उनको हटा दिया जाए। और वो कॉल एशिया के सबसे बड़े मसनरी ग्रुप का लीडर जैद मसूद का होता है। दूसरी तरफ प्रिय रामदास को भी उसके पति बॉबी नायर की सारी सच्चाई सामने आ जाती है और उस मुसीबत से बचने के लिए PK रामदास की बात याद आती है प्रिय रामदास को कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे सामने तबाह हो रही है, तब मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो एक है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो है स्टीफन थॉमस। फिर प्रिय रामदास स्टीफन से मदद मांगती है और स्टीफन अपनी बातों पर खरा उतरता है। फिर स्टीफन जैद मसूद को कहता है कि मुझे बॉबी नायर यानी कि विमल नायर चाहिए, वो भी जिंदा। और जतिन के पीछे 3 लोग पड़े होते हैं, एक तरफ तो प्रिया रामदास और उसका भाई जतिन रामदास बॉबी नायर यानी कि विमल नायर की सारी सच्चाई मीडिया के सामने लाकर रख देते हैं। तो पुलिस भी
बिमल नायर के पीछे पड़ी होती है। दूसरी तरफ स्टीफन भी जैद मसूद को बिमल को लाने के लिए कह देता है। तीसरी तरफ जो ड्रग सिंडिकेट बिमल नायर को फंडिंग दे रहा था पार्टी के लिए, उनकी फंडिंग रास्ते में ही तबाह कर दी गई, लेकिन उसका सारा का सारा इल्जाम बिमल पर आया। इसलिए तीनों लोग बिमल नायर यानी कि विवेक ओबरॉय के पीछे पड़े हुए थे। जैद मसूद पुलिस से और ड्रग माफिया से बचाकर बिमल नायर को स्टीफन के सामने लेकर आता है और स्टीफन उसे प्रिया के कहने पर गोली मार देता है। बिमल नायर का काम तमाम हो जाता है। फिर स्टीफन गोवर्धन जो रिपोर्टर फेसबुक लाइव में लूसीफर यानी कि स्टीफन को ही एक्सपोज कर रहा था और साथ ही साथ बिमल नायर को भी एक्सपोज कर रहा था, लेकिन स्टीफन अच्छा आदमी था। उसने गोवर्धन को बिमल नायर के चंगुल से छुड़ाया और उसके बाद में उसके परिवार से, वाइफ और बेटी से भी रीयूनियन करवा दिया। और दूसरी तरफ जो MVTV थी जिसने स्टीफन थॉमस पर इल्जाम लगाए थे, आरोप लगाए थे, क्योंकि उनके चैनल पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था और कर्जा चुकाने के लिए बिमल नायर उन्हें पैसे दे रहा था और स्टीफन थॉमस को बर्बाद करने के लिए भी, तो इसीलिए MVTV के सारे कर्जे चुका देता है स्टीफन, जिससे पता चलता है कि स्टीफन एक अच्छा आदमी है और कहता है कि तुम सिर्फ वही दिखाओ जो सच्चाई है, फिर चाहे वो मेरे खिलाफ हो चाहे किसी के भी खिलाफ हो। क्लाइमैक्स देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि बुराई और बुराई के बीच की लड़ाई है। मूवी के बीच बीच में हमें ये भी दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया के डायमंड और गोल्ड ट्रेड को कंट्रोल कर देने वाला यह फेमस ग्रुप जिसका नाम कोई नहीं जानता, लाइक इल्यूमिनाटी ग्रुप, उसकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। उसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति है, कुरैशी अब्राहम कुरैशी। लेकिन कुरैशी अब्राहम की कहानी के बारे में कोई नहीं मानता, क्योंकि किसी ने भी आज तक उसे देखा नहीं था, सिर्फ उसकी प्रेजेंस महसूस की जा सकती थी। फिर मूवी के पोस्ट क्लाइमैक्स सीन में हमें दिखाया जाता है कि नॉर्दर्न रसिया के एक रिमोट लोकेशन पर जैद मसूद अपनी गैंग के साथ इंतजार कर रहा होता है और हेलीकॉप्टर से एक आदमी निकल कर आता है और वो अपना नाम बताता है, कुरैशी अब्राहम कुरैशी। फिर उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि था स्टीफन थॉमस, जिससे पता चलता है कि स्टीफन थॉमस ही लूसीफर है और लूसीफर ही कुरैशी अब्राहम है जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। स्टीफन 15 साल का था तब वो पीके रामदास से अलग होकर इंडिया से बाहर चला जाता है और 26 साल बाद लौटता है। तो उन 26 सालों में स्टीफन थॉमस ने क्या किया, कितनी ऊंचाइयों को हासिल किया, किस गैंग का वो मेंबर था और आखिर जैद मसूद जो कि एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है वो स्टीफन थॉमस यानी कि लूसीफर की हर बात को क्यों मानता है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है, जैद मसूद और लूसीफर का स्टीफन का दूसरा नाम कुरैशी अब्राहम कैसे पड़ा, ये सारी की सारी कहानी हमें इस फिल्म के पार्ट 2 एम्पुरान में दिखाई जाएगी। लेकिन जब स्टीफन थॉमस 26 साल बाद लौटता है तो फिर से भारतीय राजनीति में केरला की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाता है और निडमपल्ली से MLA भी बन जाता है। लेकिन सब कोई सोचते हैं कि एक छोटा सा MLA से हर कोई इतना क्यों डरता है, और वही कहानी पार्ट 2 के अंदर दिखाई भी जाएगी और स्टीफन थॉमस के बारे में ये भी पता चलता है कि पीके रामदास का ही बेटा है स्टीफन थॉमस। थोड़ा सा पार्ट 2 की कहानी के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमें देखने को मिल रहा है कि जब भगवान का बेटा ही गलत करे तो शैतान को तो सही करने आना ही पड़ेगा, जिससे ये लग रहा है कि जो पीके रामदास थे, जो भगवान जैसे व्यक्ति थे, लोगों के कल्याण के लिए सब कुछ करते थे, उसका बेटा जतिन रामदास जो कि पहले तो अच्छा दिखाई पड़ रहा था, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि केरला की पॉलिटिक्स में कोई बड़ी मुसीबत आ चुकी है और जतिन रामदास ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जो कि पार्टी के उसूलों के खिलाफ था और वो डर रहे हैं एक ही व्यक्ति से, वो है स्टीफन थॉमस, क्योंकि वो जरूर लौट कर आएगा। और दोनों तरफ वॉर चल रही है, एक तो इंटरनेशनल वॉर चल रही है माफियाज के बीच बड़े बड़े, और दूसरी लड़ाई चल रही है केरला की पॉलिटिक्स में। जनता बर्बाद हो चुकी है, लड़ाइयाँ हो रही है, IUF पार्टी बर्बाद होने की कगार पर है। क्या कारण है वो सारे के सारे पार्ट 2 में हमें देखने को मिलेंगे। 27 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज हो रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लेजेंडरी डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने। 3 फिल्में डायरेक्ट की है, तीनों हिट है, और जो जैद मसूद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो
भी पृथ्वीराज सुकुमारन ही कर रहे हैं और स्टीफन थॉमस लूसीफर और कुरैशी इब्राहिम मोहनलाल हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैं डेडिकेटेडली वीडियो ला रहा हूं, इसके पार्ट 2 की पूरी स्टोरी रिलीज से पहले एक्सप्लेन करेंगे और रिलीज के बाद में देखेंगे कि मैंने कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन की है। फिलहाल दोस्तों इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, भूलें नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट 2 की कहानी भी आपको रिलीज के बाद में समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि मलयालम सिनेमा की फिल्म है, कहानी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।